गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आज हम कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पढ़ेंगे। जैसे 1955 का अधिनियम, सामाजिक नियंत्रण, प्राथमिक क्षेत्र संकल्पना, सामाजिक बैंकिंग, ग्रामीण बैंकिंग, सघन बैंकिंग आदि। सर्वप्रथम हम 1955 के अधिनियम को देखें। 1955 का अधिनियम 1 मार्च 1966 से लागू किया गया। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई अधिनियम व बैंकिंग नियमन अधिनियम के कुछ उपबंधों को राज्य सहकारी बैंकों एससीबी पर लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को आरबीआई की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया। अनुसूचित बैंकों वाली सुविधाएं भी इन्हें प्रदान की गई। इस प्रकार आरबीआई के अधिकारों एवं नियंत्रण में वृद्धि की गई। इन सब के बावजूद म्यूचुअल फंड व लघु उद्यमी तथा समाज के कमज़ोर वर्गों की पहुंच से बैंकिंग सुविधाएं बाहर थी। अतः राष्ट्रीय साख परिषद ने देश में बैंकिंग प्रणाली की स्थिति और उनके कार्यों के बारे में जांच के लिए एक समिति की नियुक्ति की गई, जिसे सामाजिक उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए बैंक संगठन की रूपरेखा सुझानी थी। इस अध्ययन दल ने अपने प्रतिवेदन में 1967 के आंकड़ों के आधार पर बताया कि 81% ऋण खाते जहां 10,000 से कम रुपए उधार दिए गए थे, उनकी कुल ऋण राशि की कुल बैंक साख का 3.7% थी। यानी उधार लेने वाले 19% व्यक्तियों ने बैंक साख का 96% हिस्सा प्राप्त किया। इस साख शून्यता या रिक्तता को पूरा करने के लिए बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण आवश्यक समझा गया। सरकार ने 1968 में भारतीय व्यापारिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण संबंधी कानून लागू किया। सामाजिक कानून द्वारा आरबीआई के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा व्यवस्था की गई कि यदि कोई व्यापारिक बैंक सामाजिक नियंत्रण की अवहेलना करेगा तो सरकार
उसे मुआवजा देकर अपने अधिकार में ले लेगी। यह सामाजिक नियंत्रण बैंकों पर लगभग 1 वर्ष तक रहा, लेकिन बैंकों की कार्यप्रणाली पर पृथक्करण के पश्चात बैंकिंग प्रगति एवं ऋण नीति में परिवर्तन कम हुआ। धारणा प्राथमिक क्षेत्र संकल्पना है। यह संकल्पना सामाजिक नियंत्रण और राष्ट्रीयकरण के समय अस्तित्व में आई। प्राथमिक क्षेत्र के 3 भाग थे: कृषि, लघु उद्योग और अन्य सेवा क्षेत्र। प्रारंभ में व्यापारिक बैंक कृषि को बिल्कुल ऋण नहीं देते थे, किंतु अब बैंक कृषकों की साख आवश्यकता का अनुमान लगाकर एकीकृत विकास की योजनाएं बनाते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण कारीगर, कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने बैंकों को आदेश दिया कि छोटे उद्योगों को भी प्राथमिकता क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाए। अन्य या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत लघु कारोबार, यातायात संवाहक, स्वयं व्यवसायी तथा फुटकर व्यापारी आते हैं। प्राथमिकता क्षेत्र संकल्पना के तहत व्यापारिक बैंकों को यह अनिवार्य किया गया कि वह अपने कुल वितरित ऋण का 40% भाग प्राथमिक क्षेत्र को वितरित करना अनिवार्य करें। उसमें भी 18% भाग कृषि क्षेत्र को दिया जाए। एक अन्य अवधारणा सामाजिक बैंकिंग की है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का तेजी से विस्तार हुआ, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं तेजी से खोली गई। सामाजिक बैंकिंग की नई मुख्य 2 दिशाएं हैं जिनके द्वारा बैंकिंग पद्धति से समाज में परिवर्तन लाया जाता रहा है। एक ग्रामीण बैंकिंग, दूसरा सघन बैंकिंग। गांवों में बैंकों की शाखाओं की स्थापना के लिए अग्रणी बैंक योजना आई। इसके पश्चात गांव में तेजी से बैंक शाखाएं खोली गई। यह लक्ष्य था कि अधिकाधिक ग्रामीण व्यक्ति बैंकों से व्यवहार करें, किंतु बैंक विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से जाने जा रहे थे, जबकि गांवों में एक अलग दृष्टिकोण था। दूसरी ओर सघन बैंकिंग थी, जिसके अंतर्गत अधिकाधिक लोगों को बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ना था। नई बैंकिंग नीति में अनेक घोषणाएं की गई।
जैसे शाखाओं को लाइसेंस शाखाएं बढ़ाने की दृष्टि से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में दी गई। बैंकों को निर्देश दिए गए कि ग्रामीण क्षेत्रों में 60% का ऋण जमा अनुपात बनाया जाए। तीसरा, IRDP में बैंकों की सहभागिता निश्चित की जाए। राष्ट्रीयकृत बैंक अपने साधनों का अधिकाधिक भाग पिछड़े और अल्प विकसित क्षेत्रों में लगाएं। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में परिवर्तन आए। सामाजिक बैंकिंग, सघन बैंकिंग, अग्रणी बैंक योजना आदि के मार्फत देश में सामाजिक और आर्थिक उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में बैंकिंग व्यवस्था उभरी।